नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का हमारी क्लास में एमपी अड्डा 24/7 पे। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज देरी के लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल इशू चल रहे थे आपकी क्लास के स्टार्ट होने से पहले, जिस कारण से आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। लेकिन यकीन मानिएगा डेली आपकी ऑन द टाइम ही आपकी क्लास होगी, तो परेशान मत होइएगा। ओके, तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का। उम्मीद है कि आप सभी लोग मन लगा के पढ़ेंगे और जहाँ तक हो सके परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो हेलो अंकुश, हेलो पुरुषोत्तम, हेलो आकाश, हेलो राजू, हेलो दीपक, बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारी पहली क्लास ये है 4 से 6 की। ये आपकी यशस्वी योजना के जितने भी विद्यार्थी एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे। और एक काम करिएगा, ध्यान में रखिएगा, मेरे से बार बार मत पूछिएगा कि मैम आपके क्लास 10th के लिए भी है, मैम क्लास 11th के लिए भी है, मैम क्लास 8th के लिए भी, क्लास 9th के लिए भी। ये सब मत पूछिएगा क्योंकि एनसीईआरटी के आपके हर एक क्लास के मिक्स क्वेश्चन है। आपको कहीं स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी दिखेंगे, कहीं पे आपको बहुत मतलब कि बहुत लो लेवल के भी क्वेश्चन दिखेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को हमने कॉम्बिनेशन में रखा है कि आप हर टाइप से क्वेश्चन को आंसर दे पाएं या फिर उनके एरिया को आप समझ पाएं यहाँ पे। ठीक है, पढ़ना शुरू करें। मैम हर क्लास में एक न्यू लुक। हाँ, बस यही काम है मेरा, है ना, बस यही काम है मेरा। ओके, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत प्यारा सा वेलकम है, बहुत सारी हो गई बातें। तो सब रेडी हैं पढ़ने के लिए? मेंटली स्ट्रांग होके आए ना कि हाँ ठीक है अब क्लास ले लेंगे, ऐसा तो नहीं नींद उंद आना शुरू हो जाएगी। हेलो अनुराग, हेलो रानी, हेलो एवरीवन, हेलो मुलायम जी। मुलायम जी। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम हो चुका है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए चलेगा और हाँ, शेयर करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, फटाक से बताओ किसी किसी सारी चीजें विजिबल तो है ना? क्वेश्चन आपको दिख तो रहा है ना? बताओ एक बार जल्दी से। राधे राधे जी, राधे राधे। आपके मैथ की भी क्लास होगी, सारी क्लासेस लगेंगी, परेशान मत होइएगा। मेन क्या ना कि अभी आपके जो हमारे एमपी में एमपी में पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें सारे टीचर थोड़े से व्यस्त हैं, ठीक, थोड़े से व्यस्त है। मैं खाली हूँ, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। आपके 1-2 दिन में सारी क्लासेस प्रॉपर लगना शुरू हो जाएंगी, फिर उसमें कहीं पे भी आपके अड़चन, समस्या, परेशानियां नहीं आएंगी। खुश रहिए चौहान जी, खुश रहिए। प्लेलिस्ट अभी एक ही हुई है, एक ही क्लास हुई है, तो प्लेलिस्ट आपकी नहीं है। पहला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ठीक है, तो संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मैंने जानबूझ के आपके क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है, बट फिर भी दिक्कत होती है तो जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके ऑप्शन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेलो हेलो विशाल, गुड इवनिंग। यार खतरनाक पेन कहाँ से आया, है ना? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बताओ फटाक से। तो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक हम किसे कहते हैं? सी नहीं, सी कैसे आंसर हो सकता है? अच्छा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहा जाता है? देखिए, आपके कोई भी संविधान अगर बनता है, ठीक है, अगर कानून के निर्माण की बात की जाए या फिर जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो होते कौन है? तो पॉलिसी की मेकिंग या फिर कह लें कि पॉलिसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आपके लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में ये लोग पॉलिसी बनाते हैं। फिर आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जैसे ही इसमें अपनी हामी भरते हैं कि हाँ ठीक है ये पॉलिसी अच्छी है, बना दो, इम्प्लीमेंट कर दो, तो फिर वो आकर के नीति का रूप ले लेती है और हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है, ठीक है, वो पॉलिसी। तो इंक्लूडिंग अगर हम तीनों चीजों को देखें तो हमारी संसद बनाती है नियमों को, ठीक है, संसद बनाती है नियमों को। लेकिन इन नियमों को हमेशा सुरक्षित रखना, जनता को इन नियमों के बारे में बताना, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उसको सुधारने का काम किसका? कौन उन्हें दंड देता है? कौन उन्हें बोलता है कि तुमने अपराध किया है तो तुम्हें 3 साल की जेल होगी। ठीक है, जेल होगी। तो ये होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, या फिर कह लें कि कोर्ट होता है, ठीक है। ये रही बात। सब वीडियो मिक्स हो रहे हैं चैनल पर। नहीं दिव्यांशु, आपकी प्लेलिस्ट अगर से अलग से बन जाएगी। अभी सिर्फ एक ही क्लास हुई है जो हमने संडे को ली थी, और उस एक क्लास के बाद ये दूसरी क्लास है आप लोग की, है ना, उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनेगी, परेशान मत हो। हाँ,
तो सुप्रीम कोर्ट ये हो गया। अगर आप बड़े स्तर पर इसको देखें तो सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के किस पार्ट में आता है, किस भाग में आता है, तो ये भाग है आपका 5, ठीक है, भाग होता है 5। लेकिन अगर हाई कोर्ट के बारे में देखें तो हाई कोर्ट भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में आता है? क्या हुआ, झुमका गिरा क्या? बरेली का बाजार तो नहीं ना? चाय पियेंगे? अरे नहीं पेन चाहिए? अरे मेरा ये ठीक है, ओ तब तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट हमारे भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग है 5। अगर अनुच्छेद की बात करें तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत देखे जाते हैं? फटाक से बताओ। जय श्री राम जी, जय श्री राम। आगे दीक्षा, कैसा गया पेपर? और सेशन को शेयर करते हुए चलना है। तो अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद तो ये आता है आपके 124 से। 124 से कहाँ तक जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद? तो ये जाता है आपके 146 तक, ठीक है, 146 तक। अभी बताओ। रीट 32 में, ओके, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक मैटर क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? कोई क्वेश्चन है? बताओ। मैम स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, है ना। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर वो भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम या फिर कुछ भी करंट अफेयर का है, वो बाद में जाके स्टैटिक का ही रूप लेता है ना। गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ से सारी चीजें हो गई। बस सुप्रीम कोर्ट से एक और आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल है आपके 143 का, ठीक है, 143 का। अब ये वो वाला 143 नहीं है जो हम क्या कहते हैं निब्बा निब्बी होने के टाइम पे वो करते हैं, 143 नहीं, ये दूसरा 143 है। इसके अंतर्गत हमारे जो देश के राष्ट्रपति होते हैं, भारत का प्रथम नागरिक जिसे कहा जाता है, हमारे देश के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं कि मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। आप लोग भी कोई काम शुरू करने से पहले या फिर कोई भी दिक्कत हो जाती है आपके साथ, तो आप अपने दोस्त के पास जाते हैं ना, भाई सलाह मांगनी है तेरे से। अब सलाह ऐसे हाथ फेंक के नहीं मांगनी है, अपनी बातें रखते हैं, फिर वो अपनी बातें आपको बताते हैं कि हाँ ऐसा करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसे। तो सलाह लेना किस अनुच्छेद में आता है? तो 143 में, ठीक। आगे देखो, अगला आपका दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा ना, मैडम बहुत बोर मारती है। नहीं नहीं, देखिए अगर जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता कि आपके लाइव क्लासेस जो यूट्यूब में होती हैं और जो पेड कोर्सेज में होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ा रही थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में पूरा एक लेक्चर है, अगर आप इसमें 2-3 घंटे भी बोले तो कम है ना, इतना ज्यादा इसमें पढ़ना पड़ता है। मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, मैंने सिर्फ आप कुछ पॉइंट बताए हैं अपनी इस क्लास में। हमें इसे अलग से पढ़ने के लिए पेड चाहिए होता है ना। वैसे ही जैसे अभी आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ना देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमें वैदिक एज पढ़ना है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, हमें आपके जैन बुद्ध बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं। इनको पढ़ने के लिए हमें एक अलग लेक्चर चाहिए होता है जिसमें हम डिटेल में इन पे चर्चा करते हैं, फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर दे पाएंगे, इसलिए हमें वो चीजें लेनी जरूरी होती हैं, है ना। आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यही बहुत है। मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है, मैडम पे भरोसा नहीं करना, वो जब देखो बीमारी रहती है। आज ठीक हूँ, मूड ठीक है मेरा, सब तबीयत ठीक है। जिस दिन मूड खराब हुआ तबीयत खराब हो जाएगी मेरी, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन, भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? गोलार्ध की बात करें तो हमारे पास 2 गोलार्ध हैं, ठीक है। ये हमारी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं, एक है हमारा उत्तरी गोलार्ध, एक है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अगर नीचे देखें तो दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर देखें तो उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत हमारा आपके विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये पड़ता है हमारे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब यहाँ पे समझिए, मान लो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के पूरे एटलस को आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, ये पूरा यूरोप का एरिया है, ठीक है।
यहाँ पर पूरा अफ्रीका है, ये पूरा यूरोप का एरिया है। यहाँ कहीं हमारा भारत स्थित है। यहाँ पे आपके चाइना, म्यांमार, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश स्थित हैं। तो आपसे पूछा कि हमारा भारत जो है, ठीक है, हमारा भारत किस गोलार्ध में है, तो ये पड़ेगा उत्तर पूर्वी, ठीक है, ये हुआ उत्तर और ये हुआ पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। समझ में आई चीजें? तो आपको आंसर क्या करना है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन क्लियर? यहां तक ये ध्यान रखना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, बताओ। नहीं दिव्यांशु, अड्डा 24/7 का जो ब्रांच है ये आपकी ऑनलाइन ही है, और ऑफलाइन ब्रांच में शायद इस योजना के लिए क्लास ना चल रही हो आपकी, है ना? हाँ, सेशन को शेयर करते हो चलना, शायद मैंने भी नहीं किया है। हमारी संख्या यहाँ पे इतनी कम क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को। बताओ बताओ। मेरी क्लास लाइव दिख क्यों नहीं रही है? कोई नहीं, ठीक है। तो बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। अगर देखा जाए तो राजस्थान आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया की दृष्टि से, या कह लें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, हमारा राजस्थान होगा। उसके बाद किसका नंबर आता है, मध्य प्रदेश का। तो प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान हो गया, दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। तीसरे स्थान पे कौन है, फटाक से बताओ, उत्तर प्रदेश या फिर आपका महाराष्ट्र, दो ऑप्शन है आपके पास। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट में है भारत के, तो ये होगा हमारा उत्तर प्रदेश। उसके बाद किसका नंबर है, तो ये है आपका बिहार का एरिया, ठीक है। थर्ड नंबर पे किसका आएगा, जल्दी बताओ, थर्ड नंबर पे कौन होगा, महाराष्ट्र। एक अनुराग ने कहा है उत्तर प्रदेश, और उसने किसने कहा है महाराष्ट्र, ठीक है। देखो, अगर तीसरे स्थान पर एरिया की उसमें बात करें तो ये होगा महाराष्ट्र, ठीक है, ये होगा महाराष्ट्र। यहाँ पे करेक्ट करना कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश तो ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पर यहाँ महाराष्ट्र आएगा, तीसरे नंबर पर होगा आपका बिहार। तो ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लेता है कभी कभी कि एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों को अलग अलग बताओ, ठीक। तो हमारे पास दोनों आंसर यहाँ पर हैं। इसके साथ राजस्थान से क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान जो कि हमारी ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा आपके रेत पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पेड़ों की संख्या बहुत कम होती है जिसे हम मरुस्थल कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे किस प्रकार के पेड़ उगते हैं, तो ये होते हैं आपके कैक्टस, मतलब कि कटीले पेड़, ठीक है, कटीले पौधे यहाँ पर उगते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन वन लाइनर के फैक्ट में पूछता है, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपका चौथा, नहीं, पॉपुलेशन में थर्ड नंबर पे है आपका बिहार, ठीक है, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। गुड इवनिंग प्रज्ञा। और अभी आप लोग की 5 से 6 भी क्लास है, 4 से 5 हम लेंगे, फिर उसके बाद 5 से 6 क्लास है आपकी। तीसरा क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी की टिप्पणी, ठीक है, महात्मा गांधी जी का कहना है, मतलब कहना था, अब तो है नहीं, तो महात्मा गांधी जी का कहना था कि ठहते बैंक पर एक पोस्ट डेटेड चेक प्रस्ताव के संदर्भ में
आपके महात्मा गांधी जी ने किस चीज को कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया? तो ये क्या था? आपका साइमन कमीशन था, आपका क्रिप्स मिशन था, आपका कैबिनेट मिशन था, या फिर आपकी बेबेल योजना थी? जल्दी से बताओ। क्लास की पीडीएफ आपके ग्रुप में मिल जाएगी, है ना? आपका जो यशस्वी योजना का ग्रुप है, हमने उसमें कल की भी आपकी लिंक, क्लास की लिंक और पीडीएफ वहां पे अपलोडेड है। आपके आज की भी क्लास की लिंक और पीडीएफ वहां पे अपलोड होके मिलेगी। जल्दी आंसर दो। देखो, तो पोस्ट डेटेड चेक आपके किसे कहा था महात्मा गांधी जी ने? तो ये कहा था आपके क्रिप्स मिशन को, ठीक है, क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन भारत आया क्यों था, ठीक है, और भारत आया कब था? ये दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। सेशन को शेयर करते चलना है, बिल्कुल। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? पहला क्वेश्चन, कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया 22 मार्च 1942 को, ठीक है, 1942 को ये भारत आया था। आया क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अंग्रेज चाहते थे कि जितने भी भारतीय सिपाही हैं, है ना, जितने भी भारतीय सिपाही हैं वो हमारे साथ मिलके सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे मतलब कि क्या कहते हैं, हमारा नेतृत्व करें, या फिर कह ले कि हमारी ओर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो जाएं और युद्ध में पार्टिसिपेट करें। समझ में आया? इसके लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उसको ध्यान में रखते हुए क्रिप्स मिशन भारत आया था, और इसी के लिए महात्मा गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बताया था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर आप शामिल होते हैं तो हम भारतीयों को बहुत सारी लिबर्टी देंगे भारत में, जैसे कि कानून व्यवस्था है वहाँ पे, सैनिकों के वेतन को बढ़ाएंगे, सैनिक अच्छे से रह पाएंगे, सारी चीजें लिबर्टी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लिबर्टी हम देंगे हर चीज में। तो अंग्रेजों के इस बोली को या फिर इस बात को कहा था महात्मा गांधी जी ने कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये सब कहने की बात है, अभी चेक दिखाएंगे, बाद में बैंक में जाएंगे तो पास नहीं होगा। यही कारण था, ठीक, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने समझाया था कि अगर आप हमारा साथ देते हैं और भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल करते हैं, है ना, ब्रिटेन की तरफ से, तो हम आपको इतना मतलब कि भारत से अंग्रेज वापस जाना शुरू कर देंगे, हम अंग्रेज भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, जिस कारण से महात्मा गांधी जी की आंखें खुली हुई थी। यहाँ तक ठीक है? अरे यार, पीडीएफ आपको मिल जाएगी ना, आपके यशस्वी ग्रुप जो बना हुआ है एमपी अड्डा का, उसमें आपको मिल जाएगी पीडीएफ, है ना। और उसमें भी ना मिले, एक काम करना, आप ऐप डाउनलोड कर लेना, अभी हम लिंक लगवा देते हैं आपके चैट बॉक्स के ऊपर, ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड करने के नाम के आगे सोनम मिश्रा लिखा होगा, तो उसे जब आप डाउनलोड करेंगे उसमें जाके स्टेट एग्जाम में मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करना, कम्युनिटी में आना, एक्सप्लोर ग्रुप में जाना, आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। और हम सुबह 9 बजे करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, उसकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते। देखो, अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे द्वारा पूछे जाएंगे कि साइमन कमीशन कब आया था, क्रिप्स कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया था, बेबेल योजना भारत में कब लागू हुई थी, बताओ। हाँ, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके नॉर्मल स्टैटिक में भी पूछते हैं, आप भी आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेशन शेयर करते हो, चलो। ये संख्या रुकी हुई क्यों है? देखो, अगर बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, ठीक है, 1928 में। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया था? तो ये हुआ था 1946 में, ठीक है, 1946 में। अगर बात करें बेबल योजना की, ठीक है, बेबल योजना की, तो ये भारत में कब लागू हुआ बेबल योजना? ठीक है, 1944 में, ठीक, 1944 में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, ठीक, आगे चलो। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 5वां क्वेश्चन है कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था?
भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? अरे मोमो, इतना खतरनाक हिंदी मत लिखो। मानती हूँ मैं सबसे ज्यादा हिंदी बोलती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इतनी खतरनाक हिंदी लिख के भेज देंगे कि समझ में ना लिखा क्या है उसमें। जजिया कर सबसे पहले भारत में किसने लगाया था? जल्दी से बताओ। और एक चीज और ध्यान रखना कि जजिया कर के अलावा अगर देखा जाए तो जजिया, जकात, खम्स और खुरान, ठीक है, खुरान। तो ये 4 प्रकार के कर थे जो भारतीयों पर लगाए गए थे, ठीक है, या कह लें कि भारतीय जनता पर लगाए गए थे। इनमें आपके जजिया और जकात की बात करें तो एक प्रकार का धार्मिक कर था, ठीक है, ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। ये भी आपका धार्मिक कर था। कैसा कर? धार्मिक कर। इसमें क्या होता था, आपके जजिया केवल वही व्यक्ति देता था जो कि हिंदू है, ठीक है, जो कि हिंदू है। जकात कर केवल वही देता था जो कि मुस्लिम है, ठीक है, जो कि मुस्लिम है। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो जजिया कर लगाने वाले थे आपके सी मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने कब लगाया था? तो इनका समय है 712 ईस्वी का, ठीक है, 712 ईस्वी का। यहाँ तक ठीक है? औरंगजेब नहीं नहीं, औरंगजेब से अगर देखें क्या सिस्टम बोल रहे हो यार? हाँ ठीक है, ओके। देखो, अगर बात करें आपके मोहम्मद बिन कासिम के समय ये लग गया जजिया कर। उसके बाद आपके जो 4 प्रकार के कर लिखे हैं ना यहाँ पे, इन 4 प्रकार के करों की शुरुआत किसने की थी? पहले केवल जजिया कर की शुरुआत हुई थी जो सभी जनता पर थी, है ना, सभी जनता पर थी। लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इन 4 प्रकार के करों की शुरुआत की और उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इसे अलग अलग व्यक्ति देंगे। उसके अलावा आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किए गए जजिया कर को खत्म किसने किया था? तो अकबर ने किया था, ठीक है, आपके अकबर ने किया था। इसके बाद जब अकबर ने इसे खत्म कर दिया, शासन आया औरंगजेब का, औरंगजेब ने इसे दोबारा शुरू कर दिया था, ठीक, ये भी ध्यान रखना इसको। यहाँ तक ठीक है? हाँ ओके, यहाँ तक ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका छठवां कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? किसने की थी? अब अपना अपना नाम नहीं लिखने लगना कि मैंने की थी, उस टाइम मैं दूसरे नाम से था इसलिए मेरे को अपना नाम नहीं याद है, बाकी अभी का नाम मेरा ये है, ठीक है, तो अपना अपना नाम नहीं लिखना है, सीधे बताना है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, किसने की थी? हम्म, अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि नहीं यहाँ नहीं पूछूंगी, आगे पूछूंगी आपकी गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? सही से बताना किसको किसको गायत्री मंत्र याद है ना, किसको किसको गायत्री मंत्र याद है अभी भी, स्टिल अभी भी? क्योंकि हम जब छोटे होते हैं सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये लो खुद ही बता दिया। लेकिन जब हम छोटे थे तो हमको सबसे पहले यही मंत्र सिखाया गया था। इसको सीखने में हमें 4 साल लग गए थे। 4 साल से सीखना शुरू किया था, उसके आगे और 4 साल लगे थे, तो 8 साल की उम्र में जाके ये मंत्र हमें याद हुआ था। लेकिन फिर भी गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपके विश्वामित्र ने, ठीक है, विश्वामित्र ने। आपसे क्वेश्चन आपके वैदिक केस से पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र का वर्णन हमें किस वेद में मिलता है, ठीक है, किस वेद में मिलता है, ठीक है, जल्दी से बताओ। और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, ठीक है, किस देवता को समर्पित है, फटाक से बताओ। याद है? अब तो मैंने बता दिया, अब मैं मानूंगी नहीं कि किसी को याद है किसी को नहीं है ओके
ऋग्वेद में। बहुत अच्छे पबजी, एकदम सही आंसर है कि गायत्री मंत्र का वर्णन हमें किस वेद में मिलता है? तो ये है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कितने मंडल डिवाइड किए गए हैं? तो ये है आपके 10 मंडल। ठीक है, 10 मंडल में ऋग्वेद को बांटा गया है। इन 10 मंडल में भी आपके तीसरे मंडल में, ठीक है, आपके थर्ड मंडल में किसका वर्णन मिलता है? तो ये है आपका गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र। इसके बाद अगर देवता की बात करें तो ये पूरा जो गायत्री मंत्र है किस देवता को समर्पित है? तो ये देवता थे सवित। ठीक है, कौन से थे? तो ये थे आपके सवित। अब सवित देवता वर्तमान समय में कौन है? तो ये हैं आपके सूर्य। ठीक है, सूर्य देवता। इसीलिए मम्मी कहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठा करो और सूर्य उदय होने से पहले नहा के और एक लोटा जल सूर्य को अर्पित किया करो। आज तक हमने नहीं किया, लेकिन सुना बहुत बार है। कई बार डांट भी मिली है, कई बार एक आध बार ऐसे ऐसे भी मिला है, लेकिन आज तक हमने नहीं किया। ये हमारी वो थी। ठीक है ओके, देवी जी को समर्पित है, लेकिन ऋग्वेद में भगवान सूर्य को ही समर्पित था, है ना। अब तो गायत्री देवी भी है ना, गायत्री देवी भी है। माता सरस्वती को भी समर्पित माना जाता है इसे। ठीक, आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि पतंजलि खालिस्तान के क्या कहते हैं संकलन के लिए प्रसिद्ध थे। पतंजलि, इनके द्वारा लिखी हुई किताब का नाम क्या है? सिंपल ये बता दो। बाकी मैं और भी क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लूंगी, बताओ जल्दी से। लगने से नहीं होता है, लगने से नहीं होता है। हाँ, और ऐसा मानते हैं कि अभी तक पूरे यूनिवर्स में सबसे जो पावरफुल मंत्र है, ठीक है, पावरफुल मंत्र है हमारे, जैसे मैं मिश्रा हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो हमारे ब्राह्मण समाज में ऐसा कहना है कि सबसे पावरफुल मंत्र आपके गायत्री मंत्र ही है। लेकिन इसे सही समय और सही उच्चारण के साथ बोलना चाहिए, नहीं तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसे बहुत कम बोला जाता है। ठीक है, हाँ, अगर आप बोलते होंगे तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो पतंजलि खालिस्तान के लेखक हैं। पतंजलि ने क्या लिखा है? तो पतंजलि ने लिखा है योग सूत्र। ठीक है, योग सूत्र। और इसी योग सूत्र के आधार पर हम सेलिब्रेट करते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मनाने की शुरुआत किस देश ने की थी? हमारे भारत ने की थी। भारत में कब से हो रहा है? तो 2015 से। ठीक है, 2015 से हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमें बात करनी है कि पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे सारी किताबें लिखी हुई हैं, उसको बताना है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? आपके ब्रह्मसूत्र। ठीक है, ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की है? इसके बाद आयुर्वेद के लेखक कौन है? बताओ जल्दी। हाँ जी अखिलेश, कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं। लगना होता है। बहुत अच्छे प्रज्ञा। इसका आंसर बताओ। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। बहुत अच्छे मोमो। तो ये है आपके विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। और ब्रह्मसूत्र किसने लिखी है? तो महर्षि बदरायण ने। ठीक है, महर्षि बदरायण ने इस किताब को लिखा है। आयुर्वेद के लेखक कौन है? बताओ जल्दी से। हाँ हाँ कर सकते हैं, एक ही एक बात बार बार मत बोलो। ठीक है, हाँ, आयुर्वेद के लेखक कौन है? इनका नाम था महर्षि पालकाव्य। ठीक है, महर्षि पालकाव्य। ये कौन थे? तो ये आपके पशु चिकित्सक थे, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपके जाने जाते हैं, है ना। इनके बारे में बहुत कम जानकारी होगी आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि भूकंप की उत्पत्ति के स्थान को क्या कहा जाता है? मतलब कि भूकंप जहां से उठता है ना, या फिर भूकंप का जो केंद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल निर्मल, एकदम सही आंसर है।
तो भूकंप की उत्पत्ति के स्थान को क्या कहा जाता है? हम्म हम्म तो भूकंप की उत्पत्ति या फिर कह लें कि भूकंप जहां से उत्पन्न होता है, पैदा होता है, उसे हम कहते हैं फोकस। ठीक है, उसे हम कहते हैं फोकस। पहले आंसर दे दिया था क्या? ठीक है, फोकस। इसके अलावा भूकंप को जिससे मापा जाता है या फिर भूकंप को जिससे हम मापते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ, एपिसेंटर भी कहते हैं, एकदम सही है, कि जहां पे भूकंप का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, कि एकदम भूकंप की उत्पत्ति वहां से होगी, फोकस वो हो गया, लेकिन लगातार भूकंप की जो वेव है वहां से आती जाती है, मतलब आते ही जा रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, एपिसेंटर उसे हम कहते हैं। इसके अलावा मैंने पूछा कि भूकंप की तीव्रता को हम किससे मापते हैं? ठीक है, तो ये है आपका सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ हम उसे कहते हैं। इसके अलावा जो भूकंप की वेव होती है, भूकंप की वेव को हम किससे मेजर करते हैं? तो वो है आपका रिक्टर स्केल, है ना, रिक्टर स्केल इसे कहते हैं। आज आप लोग की दूसरी क्लास है, मुझे उम्मीद है कि सब लोग को पता चल गया होगा, है ना। जिनको नहीं पता उनको जाके बता देना। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने बात की थी वेव की, है ना, वेव की। तो भूकंप में कितने टाइप की वेव निकलती हैं? तो ये है आपकी 3 टाइप की वेव। ठीक है, 3 टाइप की वेव होती है। कौन कौन सी? तो एक होती है आपकी पी वेव, दूसरी होती है आपकी एस वेव, और तीसरी होती है आपकी एल वेव। ठीक है, एल वेव, ये ध्यान रखना। इसमें से भी क्वेश्चन आता है आपके मतलब कि फिजिक्स से क्वेश्चन पूछता है कि इन तीनों वेव में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, जो कि मतलब कि लंबे समय तक रहती है और आपके सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाती है, इसे हम कहते हैं एल वेव। ठीक, हाँ जी, यहीं से आएगा। यहीं से आएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना कि विधि से मतलब यहाँ पैसों से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी पैसे रुपए पंचायत की बात नहीं की गई है। यहाँ पे विधि का सीधा मतलब है कानून से। ठीक है, कानून से मतलब कि पॉलिसी से। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अच्छा, इसका आंसर है मेरे पास। जो कहते हैं ना, मैंने कई बच्चों के मुंह से सुना है या फिर मैंने देखा है, हमारे ग्रुप में बहुत डिस्कस होता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, सुपर एक्टिव हूँ मैं उस ग्रुप को लेकर के, क्योंकि मैंने शुरू से देखा उसमें बच्चों के जो परसेंट हैं, है ना, इस टाइम पे किसी के भी स्कूल के परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। जहाँ पे आपके ओवरऑल इंडिया में आपको बीट करना है। ठीक है, आप चाहे 100 में 100 ही क्यों ना लेके आए हो, जब आप इस कंपटीशन में बैठेंगे तो आपके जैसे यहाँ पे 10 लोग या कह लें कि 50 लोग, है ना, ऑल इंडिया ओवर इंडिया पे आपके 50 से 100 लोग आपसे ऊपर होंगे, जिनके आपसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, आपसे ज़्यादा परसेंट होंगे, वो भी इसमें आपको बीट करने बैठेंगे। तो यहाँ पे जो पास होगा उसके अगर 62% भी हैं तब भी वो आपका विजेता होगा। यहाँ पे जो फेल होगा, भले उसके 97% हैं, तब भी वो फेल ही होगा, है ना। तो हमें यहाँ पे सिर्फ अपनी स्कूल लेवल पे ध्यान नहीं देना है, हमें ओवरऑल इंडिया को लेके चलना है। ठीक है, हाँ। इसका आंसर बताओ कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है आपका भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत के क्या कह लें कि भारत की तरफ से वकील का काम करते हैं। कोई भी मुद्दा अगर फंसता है, चाहे वो राज्य सरकार का केंद्र सरकार से हो, चाहे वो केंद्र सरकार का केंद्र सरकार के किसी और मतलब कि केंद्रीय मंत्री आपस में भिड़ गए उनके बीच में हो, चाहे वो राज्य सरकार आपस में ही दूसरे राज्य से मतलब कि लड़ाई करना शुरू कर दे, उस केस में सबसे पहले किसके पास मुद्दा जाएगा? तो भारत की तरफ से ये लड़ेंगे। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अगर आते हैं, भारत की किसी दूसरे देश से लड़ाई हो जाती है, उस टाइम पे भी कौन सबसे पहले लड़ने आएगा? तो ये है आपकी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है आप लोगों से, जैसे कि यहाँ पे विधि अधिकारी, पैसे की बात चली थी। ठीक है, मैंने कहा था इसे पैसे से मत जोड़ना, लेकिन अगर पैसे की मुद्दे पे बात आए कि भारत में सबसे ज्यादा जो केंद्रीय बजट है उसे कौन संभालता है, पैसे देख रेख कौन करता है, भारत जब बजट पास करता है तो सारे डिपार्टमेंट को पैसे दे देता है।
कि तुम्हारे पास इतना, तुम्हारे पास उतना, तुम्हारे पास उतना। जैसे घर में पापा सैलरी लेके आते तो नहीं, तुम्हारी ये ट्यूशन की फीस हो गई, तुम्हारी ये पॉकेट मनी हो गई, मम्मी को इतने पैसे में घर चलाना है, बहन की स्कूल फीस देना है, ये सारे काम पापा करते हैं। वैसे ही जब सरकार पैसे बांटती है तो पैसे का कहाँ पे कितना उपयोग हुआ ये कौन देखता है? तो ये देखता है कैग, ठीक है, ये देखता है कैग। इसे क्या कहते हैं? तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हम इसे कैग कहते हैं। तो ये सारे पैसे को संभालता है और ये सारे कानून को संभालता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ जी, एफएसयू योजना, ठीक है, यहीं पे होगी, तो इसको ध्यान रखना। दोनों से आर्टिकल पूछ सकते हैं, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात चलती है, तो यहाँ पे आपको आंसर टिक करना है 76, ठीक है, 76। लेकिन अगर कैग की बात चले कि कौन से आर्टिकल में कैग के बारे में बात करी जाती है, तो ये है आपका आर्टिकल 148। गिरीश चंद्र मुर्मू, अच्छा, लेकिन आपका यहाँ पे दीक्षा थोड़ा सा करेक्ट करना, मेरे ख्याल से 2023 में, ठीक है, 2023 में जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं उनका स्थान लेने वाले हैं आपके क्या नाम है उनका, वेणुश्री, है ना, कुछ वेणु करके, के वेणुश्री करके उनका नाम है, वो स्थान लेंगे के वेणुगोपाल का। हाँ, अब अगर बात करें कैग की, तो वर्तमान समय में कैग कौन है हमारे? दूसरी कैग के बारे में बात करो, गिरीश चंद्र, अच्छा कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू, ओके, ठीक है, एकदम सही है, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कैग हैं। आपके अटॉर्नी जनरल कोई और बन चुके हैं 2023 में जाके, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्या कहते हैं, किस प्रकार की बिजली का है? तो बिजली उत्पादन, जो बिजली का प्रोडक्शन होता है, उस बिजली के प्रोडक्शन में कौन सा ऐसा एरिया है जो सबसे ज्यादा बिजली बनाने का काम करता है? आपके जल विद्युत का, मतलब कि पानी से जो बिजली बनाई जाती है वो, आपके थर्मल एनर्जी जिसमें हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं और भाप इंजन का इस्तेमाल करते हैं और बिजली बनाते हैं। आपकी बात करें परमाणु रिएक्टर की, उससे, या कह लें कि आपके सोलर एनर्जी का उपयोग करके, बताओ। हाँ जी, डेली आपकी क्लास होगी, 4 से 5 बजे तक आपकी डेली क्लास होगी, है ना। सेशन को शेयर करते हुए चलना। तो भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रकार की आपके बिजली का है? तो किस प्रकार की बिजली का है? इसका आंसर होगा थर्मल, ठीक है, ये होगा थर्मल। मैंने जैसे बताया कि थर्मल एनर्जी जब हम जनरेट करते हैं तो हमें लार्ज अमाउंट में पानी भी चाहिए होता है, आपके कोयला भी चाहिए होता है, क्योंकि जब पानी को हम एक हाई टेम्परेचर में उबालते हैं, उसके भाप का इस्तेमाल करके फिर इंजन से आपकी बिजली को जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपकी थर्मल एनर्जी। आपके जल विद्युत की बात करें तो नदियों का पानी इकट्ठा करके एक तेजी मतलब कि एक क्या कह लें कि एक मेजरमेंट होता है यहाँ पे, जो भी बिजली बनाने वाले लोग होते हैं, कि बहुत ऊंचाई से बिजली को नीचे गिराया जाता है आपके जनरेटर से, जनरेटर पे, जिससे बिजली बनती है। ऐसे ही आपके परमाणु की बात करें तो परमाणु रिएक्टर सबको पता होगा, एक चैम्बर में जाकर के परमाणु रिएक्ट कराए जाते हैं, जिससे एक लार्ज अमाउंट में ऊर्जा निकलती है और उससे बिजली बनाए जाते हैं। सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी से आपकी बिजली बनती है। ऐसे ही हम पवन चक्की का उपयोग करके हवा से बिजली बनाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में ऐसे 3 चक्कियां घूमते रहती हैं, 3 पंखे वाले, ऐसा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही हम एक बार हुआ कि हम जा रहे थे गांव, तो जब हम गांव जा रहे थे तो हमारे साथ हमारी दादी भी थी, ऐसी बहुत दूर से ऐसी 3 पंखे वाली ऐसी क्या कहते हैं, एक लंबा सा वो था, जैसे आपने देखा होगा पवन चक्की को, तो पवन चक्की में 3 ऐसे पंखे होते हैं, तो ये घूमते हुए दिख रहा था। हमारी दादी कहती कितना सुंदर पंखा है, यहाँ तक हवा आ रही है। बोली बताओ भला, पंखा वहां, हवा आ रही है यहाँ, और ट्रेन फालतू में चल रही है। मेरे को इतनी तेज हंसी आई थी, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी पवन चक्की ऐसे होती है और दूर से हवा के मूवमेंट के हिसाब से बिजली का निर्माण करती है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?
ठीक, क्या संजय, शायद आपका कमेंट ऊपर चला गया। अच्छा संचिता जी, आपकी क्लास देखो, पर्सनली मेरी क्लास अलग अलग एग्जाम के लिए लगती है। आप लोग के लिए जितने भी एसएससी योजना के विद्यार्थी हैं, है ना, उनके लिए हम डेली 4 से 5 में ही पढ़ेंगे। 1 घंटे आपकी क्लास होगी। अगर आपके उसमें करंट अफेयर का सेक्शन है तो आप मेरे साथ करंट अफेयर में जुड़ सकते हैं। डेली हम 9 से लेकर के 10 बजे तक, है ना, 9 से लेकर के 10 बजे तक हम सुबह करंट अफेयर पढ़ते हैं। उसके बाद हम 4 से 5 में आपके इस योजना के लिए क्लास लेते हैं। उसके बाद हमारी फिर से 5 से 6 में एक क्लास होती है जो कि स्टैटिक जीके की होती है। ठीक है, स्टैटिक जीके की भी होती है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके ऐसे ही कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, है ना। तो आपकी मतलब कि पेंसिल की नोक में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ये है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ये है आपका ग्रेफाइट। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना खालिस्तान के संविधान से ली है। मतलब कि भारतीय संविधान में आपके भारतीय संघ की जो व्यवस्था है, भारतीय संघ की योजना हमने किस देश के संविधान से ली है, तो इसका आंसर होगा आपके कनाडा। ठीक है, ये होगा आपका कनाडा। ऐसे ही हमने अलग अलग देशों के संविधान को खंगाला और जा करके एक संविधान बना हमारे भारत का। ठीक, अच्छा, इस बाकी क्लास का टाइम टेबल क्या है, मैं एक काम करती हूँ, मेरे ख्याल से 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, आपकी 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक नॉन स्टॉप आपके इसी योजना के लिए क्लास लगा करेगी यहीं आपके एमपी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। लेकिन फिर भी कौन कौन से टीचर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैं आपको कल आपके थंबनेल के थ्रू बता दूंगी कि कौन से टीचर कब क्लास लेंगे और कौन सा सब्जेक्ट उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। तो आपका टाइम अप होने वाला है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा कि हमें देखना है, पहला क्वेश्चन आप इसके बारे में पढ़ के आएंगे। पहला क्वेश्चन होगा कि हमने कितने देशों के संविधान से हमारे भारतीय संविधान को बनाया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हमारा भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ था। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन होगा कि कब उसे हमने लागू किया, मतलब कि भारत की जनता को उसे समर्पित किया। तो ये 3 क्वेश्चन होंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से कल पढ़ के आने हैं और मैं पूछूंगी। आपको नहीं बनेगा कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बताऊंगी, लेकिन मेहनत किसे करनी है, आपको। पढ़ना किसको है, आपको। पेपर किसका है, आपका। तो क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, आप। है ना, हाँ। तो आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म में आएंगे, हम पढ़ेंगे। डेली आपकी क्लास होगी 4 से 5 में, आपको मेरे साथ जुड़ना है, देन हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक, बहुत अच्छे। और इन्हीं टॉपिक को, जितने भी टॉपिक आपने यहाँ पे देखे हैं, इन्हीं टॉपिक को अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सी क्लास ज्वाइन करनी है, आपको ज्वाइन करनी है यशस्वी योजना की पेड क्लास। वो कहाँ मिलेगी, तो आपको सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करना है, उसमें स्टेट एग्जाम में जाके मध्य प्रदेश को सेलेक्ट करना है। इसमें हमने यशस्वी योजना, ठीक है, ये है आपके यशस्वी स्कॉलरशिप योजना, इसके लिए अलग से बैच तैयार कर रखा है, निकाल रखा है। ये बैच है आपका, कब से शुरू होगा, तो 22 अगस्त से हम इसमें क्लास लेना शुरू कर देंगे। मेरी भी क्लास होगी, बाकी के जो अदर टीचर हैं उनकी भी क्लास होगी। तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पे आप Y9 में जाना, इंटर कूपन कोड का ऑप्शन मांगेगा, यहाँ पे इंटर करना है Y683। जब आप Y683 इंटर करेंगे तो 419 रुपये का आपका बैच होगा। लेकिन अगर आप ऐप के थ्रू लेंगे तो ये जो 419 रुपये है ना, ये कम होके केवल 399 हो जाएगा और आप इसमें एनरोल हो जाएंगे। और ये आपको कब तक के लिए मिलेगा, तो 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा, जब तक आपके पेपर हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके इस बैच में जुड़िए, क्योंकि आपके जो ऑफर हैं वो सिर्फ लिमिटेड समय के लिए हैं। 15 अगस्त के दिन ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास आज ही का समय है और कल सुबह तक का। तो जितना जल्दी हो सके इसमें एनरोल होइए, अपने आप को वो करो। आपके जितने भी मतलब कि साथ वाले लोग होंगे उनको भी बताना कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आप एनरोल हो सकते हो, आराम से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आपने जो भी क्लास में देखा ये सिर्फ डेमो था। हम हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे आपके पेड कोर्सेज में, जिसमें आपके हर एक जो डाउट है ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कहीं पे इतनी सी भी परेशानी नहीं होगी, इतनी सी भी परेशानी नहीं होगी, समझ रहे हो। एट लास्ट आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कूपन कोड इस्तेमाल करना है, वो है Y683। नहीं तो आपको जो ये मतलब कि प्राइस ड्रॉप हुआ है ये नहीं मिलेगा, इसलिए इस कूपन कोड को याद रखिएगा। ठीक, PDF कहाँ मिलेगी,
अच्छा चलो मोमो 5 बजे वाली क्लास में यार मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। और बस 2 सेकंड रुक जाना। सबसे पहले एक काम करना, इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको तो पता ही होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे है, उसमें चले जाना, उसमें लिंक लगी है ऐप डाउनलोड करने की। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ऐप पे आओगे, मेरा जो फ़ोन है बेचारा प्यारा सा, तो इस फ़ोन में मेरे पास ऑलरेडी ऐप है, तो मैं सीधे ऐप ओपन करके दिखाती हूँ। ये आपका ऐप ओपन हो गया, ठीक। ऐप ओपन होने के बाद आपको होम पेज पे आना है। होम पेज में मैं कह रही हूँ मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना, बोलने और करने में बहुत अंतर होता है, मेरे को समझ में आता है। यहाँ पे सबसे ऊपर, यहाँ पे सबसे ऊपर जाना, स्टेट एग्जाम को देखना। स्टेट एग्जाम में जब ऐसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश सेलेक्ट करना है, मध्य प्रदेश। इसमें जाके आप जैसे क्लिक करेंगे आप होम पेज पे पहुंच जाओगे। होम पेज में आने के बाद यहाँ पे कम्युनिटी का सेक्शन है, होम के जस्ट बगल से ऐसे टहलते हुए यहाँ पे आना, एक्सप्लोर ग्रुप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सारे टीचर के ग्रुप हैं, कुंटे में मैडम बैठी हैं, ठीक है, कुंटे में। यहाँ पे जब आप इसे क्लिक करेंगे मेरा ग्रुप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी जाके सारी पीडीएफ आप ऑटोमेटिक डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे करंट अफेयर की पीडीएफ रहती है, नॉर्मल जो स्टैटिक क्लास होती है उनकी भी पीडीएफ होती हैं। मतलब कि आपको पढ़ने के लिए इतने क्वेश्चन मिलेंगे ना, इतने क्वेश्चन मिलेंगे, आप पागल हो जाओगे कि इतना पढ़ना कैसे है, इतना सारा क्वेश्चन। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और जल्दी इस बैच में एनरोल हो जाए। केवल और केवल 500 सीटें हैं, अगर वो फुल होंगी तो बैच आपका क्लोज हो जाएगा, मतलब कि स्टोर से हट जाएगा और हम पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक। ओके, तो द लास्ट कौन सा कूपन कोड इस्तेमाल करना है, Y683। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना और जल्दी एनरोल करा लो। ओके बाय बाय। ओके हाँ हाँ बिल्कुल पा सकते हैं।